का लेक्चर स्टार्ट कर दिया जाए। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोग कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ अनसर्टेन, इट इज़ द मेजर ऑफ अनसर्टेन थिंग्स। और आज के जो आप लोगों का लास्ट टॉपिक रहा है, मैं उसका भी पहले ओवरव्यू देती हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे आज के टॉपिक पर चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ना है बेसिकली रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन कौन से हैं और किन रूल्स पे प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजर की जाती है, और उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, देख लें प्रोबेबिलिटी के रूल्स कौन कौन से हैं। प्रोबेबिलिटी जो है हम लोग क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं इवेंट्स के साथ। जो भी काम होता है वो इवेंट्स के साथ होता है। फिर रैंडम इवेंट से हम लोग प्रोबेबिलिटी को जनरेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम लोग किन किन मेथड से कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी सिंपल क्लासिकल मेथड से कर सकते हैं, लेप्लेस मेथड यानी हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड भी कर सकते हैं, कंपाउंड एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच भी होती है हमारी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, देन द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। वेरी फर्स्ट रूल आप लोगों का रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आप लोगों के इवेंट की किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान में लाई करती है, और टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। और इसके अलावा थर्ड रूल जो हमारा मेन रूल है कि इंडिविजुअल आउटकम्स की जो एडिशन रूल होता है वो क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट रूल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन एंड बेस थ्योरम। ये बेसिकली ऑल रूल्स हैं हमारी प्रोबेबिलिटी के। हमने ये कवर कर लिया, हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके जी, प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने एक की पॉइंट्स यहाँ पर चार्ट पे शो किए हैं। आर यू फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट? आप लोग कंपाउंड इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, अगर कंपाउंड इवेंट नहीं है, सिंपल इवेंट है, तो सिंपली आप लोग क्या करते हो, फेवरेबल को टोटल पे डिवाइड कर देते हो। लेकिन कंपाउंड इवेंट में आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म के क्लूज होते हैं जिसको देखते हुए आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हो। यानी एक से ज्यादा इवेंट्स की जब आप लोग मिक्सचर निकालते हो, प्रोबेबिलिटी निकालते हो, आप लोगों के पास कंपाउंड इवेंट्स बन जाते हैं। और इसमें आप लोग सबसे पहले और की जो है की पॉइंट याद रखोगे कि जब आपने इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक से ज़्यादा इवेंट्स की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो और की प्रोबेबिलिटी से निकालोगे, एंड की प्रोबेबिलिटी से निकालोगे, एट लीस्ट की प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हो। और की प्रोबेबिलिटी जब आप लोगों के पास निकालने के लिए गिवन होगी, आप लोगों ने यूज़ करना है एडिशन रूल। एडिशन रूल ओके क्लास, दो तरह के आप लोगों के पास होंगे। एक आप लोगों के पास होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, और एक आपके पास होगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। फिर आपके पास आता है जी एंड के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। एंड आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल है जी। मल्टीप्लिकेशन रूल में आप लोगों के पास दो तरह के इवेंट्स की लिए मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया जाता है। एक आपके पास होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए और एक होता है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। देन आते हैं जी एट लीस्ट के लिए, और एट लीस्ट में सिंपली एक रूल यूज किया जाता है, कम्प्लीमेंट रूल। ओके जी, एनी क्वेश्चन? मैम अगेन समझा दे। ओके, देख लें इस चार्ट की तरफ देखें, अपना माइक ऑफ करते हैं जरा। इस चार्ट पर देखें आप लोगों को क्या नजर आ रहा है। आपने दो तरह के जो है वो बेसिक प्रोबेबिलिटीज जो है रूल को फॉलो करते हुए निकालनी होती है। एक होती है सिंपल इवेंट के लिए, सेकंड होती है कंपाउंड इवेंट के लिए। सिंपल इवेंट के लिए आप सिंपली क्या करते हो कि आप वेरिएबल को टोटल पे डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। कंपाउंड इवेंट में बेसिकली हम लोग सिंपल इवेंट्स के मिक्सचर की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा आउटकम्स हो सकती हैं और एक से ज्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं। उन दोनों के कंबाइंड जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। और कंपाउंड इवेंट में हमारे पास जब कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती हैं उसके लिए तीन किस्म की हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होती हैं। एक होती है और की प्रोबेबिलिटी, एक होती है एंड की प्रोबेबिलिटी, और एक होती है एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी। जब हमने और की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग यूज करते हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल में आपके पास दो तरह के इवेंट्स होते हैं जिसके लिए एडिशन रूल यूज किया जाता है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। ओके जी क्लास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? मैम जो सेम ना हो, कोई भी अकरेंस सेम ना हो उन दोनों में से। सेम हो। ओके ओके ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो दो इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी अकरेंस सेम ना हो।
जी बिल्कुल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इवेंट ई और एफ है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो हमारे पास ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल होगी, यानी इन दोनों के दरमियान में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी या कॉमन पॉइंट्स जीरो होंगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। सो आप देख सकते हो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ये एडिशन रूल जो है वो ट्रिम हो जाएगा और इसमें ये माइनस की जो है वो फॉर्मूले में खत्म हो जाएगा, खाली रह जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है कि अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आते हैं तो आपके पास जो एंड के आपके पास कॉमन पॉइंट्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे। अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो एडिशन रूल में कंप्लीट ये फॉर्मूला यूज होगा। फिर आते हैं एंड के लिए। एंड बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है। एंड के लिए आप लोग क्या करते हो, दो इवेंट्स की कंबाइंड या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हो, जैसे आपके एडिशन रूल में भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी हमें रिक्वायर है। तो इस एंड की प्रोबेबिलिटी के लिए समटाइम्स आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट नहीं गिवन होता है, आपको फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन होती है, तो आपको ये एंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है बाय सब्जेक्टिव अप्रोच और सम गिवन इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। ये बेसिकली आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया जाता है। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे डिपेंड करना। बेसिकली क्या है कि जैसे कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका आ गई, देन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी, उसके लिए साइन यूज किया जा रहा है गिवन ई का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप लोग जो है वो रिड्यूस सैंपल से कंप्यूट करोगे, क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो इफेक्ट कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से। जब आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर द मल्टीप्लिकेशन रूल? प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी एफ। और नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन रूल में हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन रूल का इस तरह से हो जाएगा कि आपके पास ये जो गिवन की प्रोबेबिलिटी है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से। So this is the multiplication rule and it is computed by the key point of AND। जब हमने दो इवेंट्स की AND की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, दूसरे लफ्जों में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। थर्ड वन इज एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी। एट लीस्ट का हम लोग यूज करते हैं फॉर द कंप्लीमेंट रूल। कंप्लीमेंट रूल क्या होता है, जब आप लोगों के पास कंप्लीट समटाइम्स सब्जेक्टिव अप्रोच different होती है, events. नॉट डिफरेंट इवेंट्स। कंप्लीमेंट रूल जो होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस की इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं होती, क्योंकि हम लोग इन मैनी केसेस सब्जेक्टिव अप्रोच पे यूज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी यानी वन, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल जो होता है हमेशा वन के इक्वल होता है, तो उसमें से हम लोग जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको निकाल दें तो रेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। इसे कहते हैं बेसिकली कॉम्प्लीमेंट रूल और ये एट लीस्ट के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब चलते हैं आपकी एग्जाम्पल और सॉल्यूशंस की तरफ। आपको बुक शो हो रही है स्क्रीन पर? Yes, ma'am. Okay, so this is एडिशन रूल फॉर द नॉट म्यूचुअल। मैं एडिशन रूल आपको पहले करवा दूं फॉर द नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यस, दिस वन। ओके क्लास, addition rule for any two events E1 and E2 for the not mutually exclusive events। यानी कि हमारे पास एक इवेंट E1 है, इस ये डायग्राम में पहले भी आपको बता चुकी हूँ आपके फर्स्ट स्लाइड्स में, और एक इवेंट 2 है, ये आपके पास वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप होती है, रेक्टेंगल शेप को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं और अपने इवेंट्स को ओवल से शो किया जाता है।
जब ये ओवल्स जो हैं ओवरलैप कर रहे होते हैं तो इस ओवरलैपिंग के जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं दोनों इवेंट्स के ज्वाइंट एरिया, या इसको हम कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी दोनों के कॉमन पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं E1 एंड E2। सो आप लोग एडिशन रूल में क्या करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखोगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखोगे, और फिर जो इनका ज्वाइंट एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जाहिर सी बात है जो ज्वाइंट एरिया है वो डबल हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों का जो डबल एरिया है वो ऐड हो जाएगा, दोनों के डबल पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो उसको हमें बेसिकली सब्ट्रैक्ट करके ज्वाइंट सॉरी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में एडिशन रूल में प्रोबेबिलिटी को निकालना होता है। इसके लिए आपके पास जो एग्जांपल गिवन है, देखें आपके पास कुछ यहाँ पर इवेंट्स गिवन है, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। ये आपकी प्रीवियस एग्जांपल का ही टेबल है। बेसिकली इसमें क्या गिवन है आप लोगों को, लेस देन 30, 30 to 50, ओवर 50 के, और फिर उसके बाद जो मूवी वॉच की गई हैं उसको इवेंट्स का नाम दिया गया है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, यानी इवन ग्रेटर देन 10 मूवीज का इवेंट है, और इन्होंने क्या किया है, इन तमाम आउटकम्स की जो ज्वाइंट आउटकम्स थी उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज निकालनी है इनके टोटल पे डिवाइड करके। ओके, आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा, आपने लास्ट लेक्चर में भी सुना होगा कि दो जो इवेंट्स होते हैं उनके दरमियान की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। अगर हम इन ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज को इनके टोटल्स पे डिवाइड कर देंगे, यानी इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे, तो ये इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी। और इन टोटल्स जो इनकी बॉडी में शो होते हैं बाइवेरिएट टेबल, यानी दो वेरिएबल के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके टोटल अगर हम रो वाइज और कॉलम वाइज करते हैं, तो वो रो वाइज और कॉलम वाइज टोटल जो होते हैं बेसिकली मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। और इन मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज को अगर हम ओवरऑल टोटल पे डिवाइड करते हैं तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज बन जाती हैं। सो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज, ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज को जब टोटल पे डिवाइड किया जाएगा, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज जब मार्जिनल टोटल्स को ओवरऑल टोटल पे डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपके एग्जांपल में गिवन है, रेफरिंग टू द एडवर्स सिनेमा सिचुएशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 यानी 0 मूवीज और E6 मींस बीइंग इन द 30 to 50 एज ग्रुप्स, यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बिटवीन E4 और E6 की। बिटवीन का मतलब क्या है, आइदर E4 और E6, यानी इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है E4 और E6 की। तो इसकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले आप ये देखोगे कि ये दोनों इवेंट्स आइदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब आप लोग बताओ, अगर इनकी ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अगर इनकी ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर E4 और E6 इवेंट को देखते हैं टेबल में। E4 आपके पास 0 मूवीज है और E6 आपके पास 30 to 50 का ग्रुप है। तो यहाँ पे इनकी ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। तो यानी अगर हम जब प्रोबेबिलिटी इन दोनों के ऐड की प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे या एडिशन रूल यूज करने जाएंगे और के लिए, तो आप लोगों की इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम इसी एग्जांपल में किया हुआ है आपके। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E6, दोनों को ऐड करके उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 और E6 आ गई। आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 भी दिखा देती हूँ, कहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, ये आपका मार्जिनल टोटल की प्रोबेबिलिटी यानी 0.24। प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 यहाँ पर यानी कॉलम 30 to 50 की प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 0.42, और जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है इनकी वो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में कहाँ पर है, ये 0 और E6 दिस वन यानी 0.10, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई E4 और E6 की। इस तरह से आप लोगों ने एडिशन रूल में नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। नेक्स्ट उन्होंने निकाली हुई है प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है प्रोबेबिलिटी E3 और E7 की। और E3 और E7 आप लोगों के पास क्या है, E3 आप लोगों के पास है 1 to 2 मूवीज का, और E7 आपके पास है जिनकी एज ओवर 50 है। तो इन दोनों इवेंट्स की भी ज्वाइंट जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, तो इस ज्वाइंट को सब्ट्रैक्ट करके बाकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को हम लोग ऐड कर देंगे, तो आपके पास
इस और की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी एडिशन रूल में E3 और E7 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? ये Yes, आप लोगों ma'am. ने एडिशन रूल कर लिया फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके ओके, इसको भी कर लेते हैं, इस एग्जांपल को भी कर लेते हैं। Cranston Forest Products. Cranston Forest manufactures lumber for large material supply centers like Home Depot and Lowe's. A representative from Home Depot's due to arrive at a Cranston plant for a meeting to discuss lumber quality. When the Home Depot representative arrives, he will ask Cranston managers to randomly select one board from Cranston's finished goods inventory for a quality check. Boards of 3 dimensions and 3 lengths are in the inventory. The following chart shows the number of boards of each size and length. Okay जी. The Cranston manager will be selected one board at random from the inventory to show the Home Depot representative. Suppose he is interested in the probability that the board selected will be 8 feet long or 2 inches cross 6 inches. यानी यहाँ पर और का वर्ड यूज हो गया। अब आप लोगों ने दो इवेंट के एडिशन रूल की यूज करते हुए दो इवेंट के एडिशन की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करना है। टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी ही कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हमने एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करना होता है कि आपके पास एक्सपेरिमेंट क्या है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है कि क्रांस्टन मैनेजर विल बी सिलेक्टेड वन बोर्ड एट रैंडम, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है। देन डिफाइन द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट। इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखना होता है, हमारे पास इवेंट ऑफ इंटरेस्ट दो तरह के हैं, एक 8 फीट लॉन्ग का और एक 2 इंचेस क्रॉस 6 इंचेस का। तो ये दो इवेंट है E1 और E3। अब हम E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, E1 की फ्रीक्वेंसी टेबल देखते हैं। E1 आपके पास 8 फीट है तो इसकी मार्जिनल टोटल है 4000। मार्जिनल को ओवरऑल टोटल पे डिवाइड करोगे तो आपके पास E1 की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 0.22। देन E5 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो इसी तरह से उसके मार्जिनल टोटल यानी 7000 आपके पास E5 का मार्जिनल टोटल है। इसको टोटल ओवरऑल टोटल पे डिवाइड किया तो E5 की प्रोबेबिलिटी आ गई। E5 की आपके पास प्रोबेबिलिटी आई 0.3889। अब चूंकि इन दोनों के और की प्रोबेबिलिटी निकालनी यानी इन दोनों इवेंट्स के एडिशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। चूंकि इन दोनों E1 और E5 इवेंट्स की आपकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, यानी आप लोग अगर E1 और E5 निकाल रहे हो तो E1 आप लोगों के पास 1500 ऐसे टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली, जो कि इन दोनों की ज्वाइंट होगी। तो दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल लें ताकि इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सके। तो 1500 डिवाइड बाय ओवरऑल टोटल किया तो आपके पास 0.0 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 11। ज्वाइंट की एडिशन रूल का फॉर्मूला यूज किया और फॉर्मूला यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 कैसे निकाली। यहाँ पर E5 आना चाहिए, E2 गलती से यहाँ पर लिखा गया तो आप लोग करेक्शन कर लेना। E1 और E5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E5, और दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 आ गई। एनी क्वेश्चन? जी, शेर आजम, उसामा इफ्तिखार एंड हु इज दिस? एनी मैम क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। यस यहाँ पे मैम दो हमें वैल्यूज गिवन थी ना, ऊपर एक क्वेश्चन दिखा दे, मैं एक बार क्वेश्चन एक बार फिर। जी यस तो यहाँ पे मैम एक तो 8 फीट है और दूसरा हमारे पास वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 है। तो हमारे पास दो वैल्यूज है, तो हमने इसको E1 नाम दिया और दूसरे को E5। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये E1 है और ये E5 है, या तो हम खुद इसको नाम देंगे? नाम हम लोगों ने खुद ही देने हैं हर इवेंट को। ये आपकी बुक में भी जो नाम दिए गए हैं ये भी आपकी खुद ही उन्होंने जो है सजेस्ट किए हैं। अगर आप चाहो तो कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर 8 फीट है तो यहाँ पर F1 आप यूज कर सकते हो, 10 फीट है तो F2 आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर 12 फीट है तो F3 आप यूज कर सकते हो,
सेम इसी तरह से ये इंचेस है तो आप लोग इंच 1 के लिए I1 यहाँ पर यूज कर लो, I2 यूज कर लो, I3 यूज कर लो, डजेंट मैटर। और इसका थर्ड स्टेप समझा दे मैम। थर्ड स्टेप आप लोगों के पास क्या है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, यानी थर्ड स्टेप में जो आपके इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज आपने निकालनी है। अब आपके इवेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, E1 और E5। E1 की आप लोग प्रोबेबिलिटी देखें जो मार्जिनल यहाँ पर गिवन है, आपके पास E1 में गिवन है 4000 टोटल, तो 4000 को ओवरऑल टोटल पे डिवाइड किया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई E1 की। देन E5 की इवेंट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेकेंड है वो E5 है। E5 के ओवरऑल जो मार्जिनल टोटल है यानी 7000, उसको ओवरऑल टोटल पे डिवाइड किया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई E5 की। दोनों प्रोबेबिलिटीज का अब आपने और की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों इवेंट्स के दरमियान में, तो आप लोगों ने वो एडिशन रूल यूज करके निकाल लेनी। गॉट इट? गॉट इट मैम। नेक्स्ट लास्ट स्टेप भी समझा दे मैम। लास्ट स्टेप में क्या है जी, बस आपने इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपके पास और यानी एडिशन रूल से प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ओके जी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट आप लोगों के पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा गौर से समझिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास क्या होती है, समटाइम्स आपके पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें अपनी रिसेंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ता है, यानी हमारी रिसेंट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इफेक्ट करती है प्रीवियस इंफॉर्मेशन से, या जो प्रीवियस या पोस्ट इंफॉर्मेशन होती है उस पोस्ट इंफॉर्मेशन की वजह से हमारी जो सैंपल स्पेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या कहते हैं, कंडीशन को इम्पोज करना। जब कंडीशन इम्पोज हो जाती है आपकी प्रोबेबिलिटी में तो उसको कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके लिए मैं जो स्टेटमेंट इसको रीड करती हूँ, इन डीलिंग विद प्रोबेबिलिटीज यू विल ऑफन नीड टू डिटरमिन द चांसेस ऑफ 2 or more इवेंट्स अकरिंग आइदर एट द सेम टाइम और in succession. For example, a quality control manager for a manufacturing company may be interested in the probability of selecting 2 successive defective products from an assembly. If the probability of this event is low, the quality control manager will be surprised when it occurs and might readjust the production process. In other instances, the decision maker might know that an event has occurred and may then want to know the probability of second event occurring. For instance, suppose that an oil company geologist who believes oil will be found at a certain drilling site makes a favorable report because oil is not always found at locations with a favorable report. The oil company's exploration vice president might well be interested in the probability of finding oil given the favorable report. सो क्या किया जाता है कि ऐसी सिचुएशन में जो दो एग्जांपल आपको दी गई हैं, आपके पास क्या है, पहले से कुछ इंफॉर्मेशन यूज करके आप लोग जो है नेक्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करते हो, तो वो आप लोगों के लिए क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालना होता है। ऐसे सिचुएशन में आप लोगों के पास जो फॉर्मूला यूज किया जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसको हम कहते हैं, आपके पास यहाँ पे शो हो रही है नोटेशन E1 गिवन E2, तो इसको कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपके पास E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी होती है जबकि E2 की प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी दे दी जाती है। सो इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2, और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 का, दैट इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट्स की जो होती है उसको डिवाइड कर दिया जाए गिवन की प्रोबेबिलिटी के साथ। आपने हमेशा याद रखना है डिनोमिनेटर में जो प्रोबेबिलिटी डिवाइड होगी वो हमेशा गिवन की होगी, यानी अगर E2 इवेंट गिवन है तो वो हमेशा डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर E1 इवेंट होता तो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 डिवाइड होती। तो जो गिवन इवेंट होता है उसको डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड किया जाता है, दोनों इवेंट्स की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के साथ। ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। इसके लिए नेक्स्ट आप एग्जांपल एक करते हैं, सिरिंगा नेटवर्क्स इज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू रूरल एरियाज इन द वेस्टर्न यूनाइटेड states. The company has studied its customers' internet habits. Among the information collected are the data shown in table 4.7. The company is focusing on high volume users, and one of the factors that will influence Syringa Network's marketing strategy is whether time spent using the internet is related at the customer's gender.
For example, suppose the company knows the user is female and wants to know the chances this woman will spend between 20 to 40 hours. अब यहाँ पर क्या किया, उनके पास ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन गिवन थी किसकी, द कंपनी नोज द यूजर इज फीमेल, कंपनी पहले से जान गई कि जो यूजर है वो फीमेल है। अब उस फीमेल यूजर की टाइमिंग क्या है, जिस टाइम में जो है वो स्पेंड करती है, तो उसके चांसेस हम लोगों ने निकालने हैं। तो उसके चांसेस निकालने के लिए पहले इवेंट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन किया। दो इवेंट आप लोगों के पास इवेंट ऑफ इंटरेस्ट आ गए, एक E2 यानी पर्सन यूजेस 20 टू 40 आवर्स पर मंथ, उन लोगों की जो इवेंट हम लोगों ने रखा जो कि 20 से 40 आवर्स जो है वो मूवी को वॉच करते हैं या उनकी हैबिट्स हैं। देन E4 आप लोगों के पास क्या है इवेंट, जिसमें फीमेल यूजर इज अ फीमेल है। तो E4 इवेंट आप लोगों के पास गिवन हुआ ना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को पहले से गिवन थी, द कंपनी नोज द यूजर इज अ फीमेल। सो E4 इवेंट आपको गिवन है, E2 की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो ये हो गया E2 गिवन E4। अब आप लोगों को आगे बता दिया गया, वी नो दैट E4 हैज अकर्ड, कस्टमर इज फीमेल, देर आर 850 फीमेल्स इन द सर्वे। तो सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि 850 फीमेल्स जो हैं, सर्वे में 850 फीमेल्स हैं, और उन 850 फीमेल्स में से 300 जो हैं यूज इंटरनेट सर्विसेज, 20 टू 40 आवर्स वो इंटरनेट सर्विसेज को यूज करती हैं, 300 उनमें से हैं। तो जो इनकी ज्वाइंट टोटल होगा यानी 300, उसको न्यूमिरेटर में रखा, और जो गिवन का टोटल होगा यानी E4 फीमेल सी, तो उसके पे डिवाइड कर दिया, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई E2 गिवन E4। दिस इज द मेथड हाउ टू कंप्यूट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एनी क्वेश्चन? ओके, अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं जी। आपका 4.26 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। Based on weather data collected in Racine, Wisconsin on Christmas Day, the weather had the following distribution. वेदर की डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है जिसमें आपके पास 4 इवेंट्स हैं। सेम वही क्वेश्चन, आप इन इवेंट्स को खुद से कोई भी अल्फाबेट दे सकते हो, यानी ये क्लियर और ड्राई है तो इसको D1 कह सकते हो। सेकंड इवेंट आप लोगों के पास क्लाउडी एंड ड्राई है तो इसको D2 कह सकते हो। रेन है थर्ड वन इवेंट तो R कह सकते हो। स्नो है तो इसको S कह सकते हो। कैपिटल जो अल्फाबेट है कोई भी यूज कर सकते हो। देन इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे दी गई है, यानी हर इवेंट के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी गई है। अब उन्होंने क्या कहा है ए पार्ट में, बेस्ड ऑन दिस डाटा, इस डाटा पे बेस करते हुए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट क्रिसमस विल बी ड्राई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट क्रिसमस ड्राई होगा। तो आपके पास ड्राई के दो इवेंट्स हैं, एक E1 और एक E2, जिसे हमने D1 और D2 कहा है। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ड्राई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी एडिशन रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ड्राई की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पर हमारे पास इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। चूंकि मैंने कहा जब हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर इन दोनों की एक क्लियर एंड ड्राई एंड क्लाउडी एंड ड्राई की कोई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में सिंपली दोनों को हम लोग दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी ड्राई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देन बी पार्ट है आप लोगों के पास, बेस्ड ऑन द डाटा, डाटा पे बेस करते हुए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नेक्स्ट क्रिसमस विल बी रेनी और क्लाउडी एंड ड्राई। यानी यहाँ पर भी और की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एडिशन रूल यूज करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी के रेनी होना चाहिए और क्लाउडी एंड ड्राई होना चाहिए, यही गिवन है। दिस वन क्लाउडी एंड ड्राई हो और रेनी हो, और दोनों के दरमियान में और का वर्ड यूज हुआ, यानी एडिशन रूल यहाँ पर एडिशन यूज कर होगा। देंगे। तो क्लाउडी एंड ड्राई आप लोगों के पास 0.30 है, रेनी आपके पास 0.40 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्लास, सोल्यूशन के लिए आपने परेशान नहीं होना, इसका सोल्यूशन मैंने स्लाइड्स पे दे दी हुई है, जो स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं इनके सोल्यूशन भी उस पर मौजूद हैं। सी पार्ट देखें, सी पार्ट जरा गौर से सुनना है आप लोगों ने। सपोजिंग नेक्स्ट क्रिसमस इज ड्राई, सपोज कर लिया कि नेक्स्ट क्रिसमस ड्राई ही होगा, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल आल्सो बी क्लाउडेड। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये क्लाउडी हो, बी होना चाहिए। अब ये देखो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से दे दी, यानी सपोज कर लिया, कोई कंडीशन लगा दी दैट नेक्स्ट क्रिसमस इज ड्राई। इस कंडीशन को यूज करते हुए हम लोगों ने जो रीसेंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कौन सी है, ज्वाइंट दैट इज फ्रीक्वेंसी। रिपीट
क्लाउडी, नॉट ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी, इट इज मैम वो डिवाइड करेंगे ना जॉइंट फ्रीक्वेंसी हाँ से क्लाउडी यस को। यस यस यस। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बेसिकली आपके पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी क्रिसमस इज ड्राई की कंडीशन इम्पोज की, इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने क्लाउडी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपके पास यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी। अब देखो यहाँ पर जो ड्राई की आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो कौन सी है, हम लोगों ने ए पार्ट में निकाल ली हुई है। वो क्या है, 0.20 और 30 को ऐड करके निकाली थी क्योंकि दोनों ही ड्राई थे। तो ये दोनों को ऐड करके जो हमने प्रोबेबिलिटी ए पार्ट में निकाली होगी वो इसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देन इट विल बी क्लाउडी, तो क्लाउडी यानी 0.30 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल इसकी निकल आएगी। मैं आपसे जो है ना शेयर कर देती हूँ जहाँ पर स्लाइड पे मैंने इसके सोल्यूशन किया हुआ है। ओके जी, आप सोल्यूशन भी देख लें स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह से आपने फॉलो करना है, सोल्यूशन ऐसे ही निकालना है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या कहा, माइक जरा ऑफ कर दो। D1 बी द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट नेक्स्ट क्रिसमस विल ड्राई। हमने पहले D1 इंट्रोड्यूस किया, एक इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था कि क्रिसमस को ड्राई होना चाहिए ए पार्ट में। तो उसके लिए E1 और E2 आपके पास दो आउटकम्स थी, दोनों को ऐड किया तो D1 की प्रोबेबिलिटी आ गई। देन आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है, इट इज 50% क्योंकि 0.50 प्रोबेबिलिटी आई है तो इसको एक्सप्लेन करें, इट इज 50% चांसेस दैट द नेक्स्ट क्रिसमस विल ड्राई। यानी आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट भी करना है, इंटरप्रेट करोगे इट इज गुड इंप्रेशन। देन बी पार्ट आप लोगों का क्या है, R1 इवेंट मैंने नाम दिया रेनी को। तो R1 भी द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट नेक्स्ट क्रिसमस विल रेनी ड्राई और क्लाउडी। तो उसके लिए आपके पास दो इवेंट थे E2 और E3, दोनों को ऐड किया 0.30 0.40 को, तो आपके पास R1 की प्रोबेबिलिटी आ गई। और आगे आपने इसको इंटरप्रेट कर दिया दैट इट इज 7% चांसेस दैट नेक्स्ट क्रिसमस विल बी रेनी। सी पार्ट चूंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपके पास कंडीशन दी गई थी कि नेक्स्ट क्रिसमस विल बी ड्राई, ये हमने सपोज कर लिया। अब आपने क्या C1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और C1 आप लोगों के पास क्या था कि आपकी जो क्रिसमस होगा वो क्लाउडी और ड्राई होगा। तो C1 गिवन D1 किया, दोनों की जो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ड्राई की वो फर्स्ट ए पार्ट में निकाली 0.30, इसको डिवाइड कर दिया, गिवन की प्रोबेबिलिटी जो है 0.50 के साथ, तो आपके पास 0.60 प्रोबेबिलिटी आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास 4.27 क्वेश्चन है, इसको भी जरा गौर से आप लोगों ने सुनना है क्योंकि इनकी स्टेटमेंट समझने वाली होती हैं। अगर स्टेटमेंट आपने समझ ली तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना आपके लिए। The Jack in the Box franchise in Banjore Mine has determined that the chance a customer will order a soft drink is 0.90. The probability that a customer will order a hamburger is 0.60 and the probability that a customer will order French fries is 0.50. यहाँ पर तीन जो है इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दी गई है कि कस्टमर जो है जब सॉफ्ट ड्रिंक को प्रेफर करेगा, हैमबर्गर को करेगा या वो फ्रेंच फ्राइज परचेज करता है, तो उन तीनों की प्रोबेबिलिटीज गिवन है। आगे आपको रिक्वायर क्या है क्वेश्चन में, ए पार्ट में, इफ अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, अगर कस्टमर का रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि वो ऑर्डर को प्लेस करता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपका इवेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट द ऑर्डर विल इंक्लूड अ सॉफ्ट ड्रिंक एंड नो फ्राइज इफ दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब ये सुन ले, चुके यहाँ पर आप लोगों के पास एंड का वर्ड यूज हो गया है, यानी अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करने जा रहे हैं। ओके, और के लिए आप लोग एडिशन रूल यूज करते हो, यहाँ पर चूंकि एंड है, दोनों में एंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करना है। लेकिन एंड के अलावा यहाँ पर एक और चीज गिवन है जो डिफरेंट है, वो क्या है, यहाँ पे क्या गिवन है, द ऑर्डर विल इंक्लूड, ऑर्डर में होना चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक एंड नो फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक भी होना चाहिए और नो फ्राइज होना चाहिए, जबकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो जाएगी फ्राइज नहीं की। नहीं, जीरो नहीं होगी, क्योंकि नो फ्राइज का मतलब क्या है कि आपको फ्रेंच फ्राइज की प्रोबेबिलिटी दे दी गई है 0.50, अब आपने नो फ्राइज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है, आप लोगों ने कम्प्लीमेंट रूल पढ़ा हुआ है। कम्प्लीमेंट रूल में क्या होता है, एक चीज एग्जिस्ट करती है तो दूसरी नहीं करती है, ऐसे ही है ना, उसके कम्प्लीमेंट से उसको शो किया जाता है, दैट वन इज एग्जिस्ट देन सेकंड डज नॉट एग्जिस्ट, so it is the complement rule used here
टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फ्राइज। आपके पास फ्रेंच फ्राइज की प्रोबेबिलिटी तो गिवन है, तो अगर आप नो फ्राइज की निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, 1 माइनस फ्रेंच फ्राइज कर दोगे तो आपके पास नो फ्राइज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो जब दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है ये भी देख लें। ओके जी, 4.27 क्वेश्चन है। डेटा आपको क्या गिवन है कि जब वो सॉफ्ट ड्रिंक चूज करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.90, वो हैमबर्गर चूज करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है 0.60, एंड फ्राइज को अगर वो चूज करता है या ऑर्डर करता है 0.50। अब आपके पास रिक्वायर क्या है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ डैश निकालना है। एफ डैश का मतलब नो फ्राइज, यानी फ्राइज की प्रोबेबिलिटी अगर एफ है तो एफ डैश का मतलब नो फ्राइज। तो इन दोनों की ज्वाइंट आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी। बेसिकली यहाँ पर आप लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी खुद निकालने जा रहे हो, आपको गिवन नहीं है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज। तो जब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज आपने खुद निकालनी होती है तो आप लोग इंटरसेक्शन से निकालते हो, यहाँ पर एंड का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है और क्वेश्चन में बता दिया गया है ये दोनों इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है, यानी एक इवेंट का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई सिंपल कर दिया जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, तो आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकल आती है। अब चूंकि एक और एक्स्ट्रा स्टेप था यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया है कि सॉफ्ट ड्रिंक और फ्राइज नहीं होने चाहिए हैं, तो फ्राइज ना होने की प्रोबेबिलिटी इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करके निकाली, यानी कंप्लीमेंट रूल यूज कर लिया। अब इस कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी और इस जो सॉफ्ट ड्रिंक की प्रोबेबिलिटी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी एस एंड नो फ्राइज आ गई, यानी सॉफ्ट ड्रिंक एंड नो फ्राइज की प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, इसका बी पार्ट क्या है। ओके जी, बी पार्ट आपके पास क्या है इस क्वेश्चन में। द रेस्टोरेंट हैज आल्सो डिटरमिन, रेस्टोरेंट ने डिटरमिन किया दैट इफ अ कस्टमर ऑर्डर्स अ हैमबर्गर, अगर कस्टमर हैमबर्गर ऑर्डर करता है द प्रोबेबिलिटी द कस्टमर विल ऑर्डर फ्राइज इज 0.80। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपको जो प्रोबेबिलिटी गिवन है एक वो क्या गिवन है, मैं इसको जरा हाईलाइट करती हूँ, इसको समझना है आप लोगों ने। अभी हमने डिटरमिन की तरफ नहीं आना कि हमने खुद क्या निकालनी है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखो। The restaurant has also determined if a customer orders a hamburger, the probability the customer will also order fries is 0.80। यानी कस्टमर जो है अगर उसको पता चल जाए, मतलब इनके पास इंफॉर्मेशन है कि कस्टमर जो जो हैमबर्गर को ऑर्डर करते हैं वो फ्राइज को भी ऑर्डर करते हैं, यानी यहाँ पर क्या करके एक कंडीशन इम्पोज कर दी। वो कंडीशन क्या है कि कस्टमर ऑर्डर्स हैमबर्गर, कस्टमर जो है हैमबर्गर ऑर्डर अगर करता है तो वो फ्राइज भी करेगा। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली उन्होंने दी है, किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है, फ्राइज की प्रोबेबिलिटी दी है, लेकिन एफ गिवन एज की प्रोबेबिलिटी दी है। गॉट इट। यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.80 दी है, बेसिकली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फ्राइज की प्रोबेबिलिटी है गिवन हैमबर्गर। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ गिवन एज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एज, जो कि हमारे पास क्या है 0.80। अब आते हैं अपने डिटरमिन करने की तरफ। अब आपने जो डिटरमिन करनी है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑर्डर विल इंक्लूड अ हैमबर्गर एंड फ्राइज। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पर देखो, जब ऊपर आपने ए पार्ट देखा तो इसमें आप लोगों के पास जो सॉफ्ट ड्रिंक और फ्राइज था वो आपके पास क्या थे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, यानी एक इवेंट दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, वो क्या है कि हैमबर्गर इफेक्ट करता है फ्राइज को, ठीक है, यानी फ्राइज की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी हैमबर्गर की प्रोबेबिलिटी उसको इफेक्ट करेगी। यहाँ पर आपके पास दो इवेंट्स जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जब डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो आप लोग एंड की प्रोबेबिलिटी, हैमबर्गर एंड की प्रोबेबिलिटी, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल से प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो, तो एंड की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालोगे ये देख लो। ये जी, आपके पास बी पार्ट है, आपको एफ गिवन एज प्रोबेबिलिटी दे दी गई थी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें कहा था कि अगर हैमबर्गर वो ऑर्डर करता है तो फ्राइज भी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी 0.80। आपने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी खुद निकालनी है एज इंटरसेक्शन एफ की, यानी हैमबर्गर और फ्राइज के एंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसमें आपके पास फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज
मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एज, यानी सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर रही है इस हैमबर्गर की प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आप लोग फॉर्मूला लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एज। क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट थे ऊपर ए पार्ट में, तो आप लोगों ने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार, क्योंकि एफ बार की प्रोबेबिलिटी एस से इफेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि फ्राइज की प्रोबेबिलिटी हैमबर्गर से इफेक्ट कर रही है, तो आप लोग फॉर्मूला में लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एज। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, फॉर्मूला होता है फॉर द डिपेंडेंट इवेंट्स, और ये आपके पास फॉर्मूला होता है फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो डिपेंडेंट इवेंट्स में एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे से इफेक्ट करती है। तो पहले आपने फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हैमबर्गर की लिखी 0.60, मल्टीप्लाई कर दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो गिवन थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ गई। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4.28। एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करते जाना है, मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन समझा रही हूँ। पोंदेरोसा पेंट एंड ग्लास। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझें, ये बेसिकली सब्जेक्टिव अप्रोच है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। पोंदेरोसा पेंट एंड ग्लास कैरीज 3 brands of paint. A customer wants to buy another gallon of paint to match paint she purchased at store previously. She can't recall the brand name and does not wish to return home to find the old can of paint, and she selects 2 of the 3 brands of paint at random and buys them. अच्छा, इसमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, मैं इसकी समरी आपको बता देती हूँ। एक कस्टमर है, ठीक है, फीमेल कस्टमर, और वो क्या चाहती है, ब्रांड को परचेज करना चाहती है, पेंट ब्रांड को परचेज करना चाहती है, लेकिन वो वही परचेज करना चाहती है जो उसने पहले से यूज किया था अपने घर में। अब उसको वो याद नहीं है कि पेंट का नेम क्या था या ब्रांड का नेम क्या था, और वो दोबारा घर जाकर देखना भी नहीं चाहती कि वो ब्रांड कौन सा है। अब उसने क्या किया, उसने क्या कर लिया, 3 ब्रांड्स में से 2 ब्रांड्स को चूज कर लिया, यानी परचेज कर लिया। अब आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो आपने डिटरमिन करना है वो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी मैच्ड द पेंट ब्रांड्स, कि वो उसने वही पेंट ब्रांड्स खरीदे हैं जो कि उसने ऑलरेडी यूज किए थे। तो मैच द पेंट ब्रांड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कौन बताएगा? ओके, फिर सुन ले, उसने क्या किया, 2 डिवाइड बाय 1 क्यों होगा? क्या बता देती हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी आपने क्या निकालनी, दैट शी मैच द पेंट ब्रांड, के वो पेंट ब्रांड को मैच कर गई है। अब उसने चूंकि 3 में से 2 ब्रांड खरीदे हैं, तो वो मैच कर जाएगी, तो यही तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, कि उससे जो 2/3 ब्रांड्स खरीदा है वो उसके मैच कर गया है ब्रांड को जो उसके घर में ऑलरेडी मौजूद था। समझे? सो मैच करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3। ओके, देन बी पार्ट देखें। हर हस्बैंड ऑल्सो गोज टू द पेंट स्टोर, उसका हस्बैंड भी पेंट स्टोर पर गया एंड फेल्स टू रिमेम्बर, उसको भी याद नहीं व्हाट ब्रांड टू बाय, के ब्रांड कौन सा खरीदना है। सो ही आल्सो परचेजेस 2 ऑफ द 3 ब्रांड्स ऑफ पेंट एट रैंडम, उसने भी 2 ऑफ द 3 ब्रांड्स को खरीद लिया रैंडमली। अब क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द वुमन एंड हर हस्बैंड फेल टू गेट द करेक्ट ब्रांड ऑफ पेंट। अब क्या है कि वुमेन और हस्बैंड दोनों ही जो है उनके फेल, यानी वो उनके ब्रांड्स को मैच नहीं कर पाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। अच्छा, इसका सोल्यूशन, पहले तो आप क्वेश्चन समझ लें, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाती हूँ कैसे आपने करना होगा। ओके जी, स्क्रीन पे गिवन है टोटल ब्रांड्स आपके पास कितने थे, 3, जिनमें से फीमेल ने कितने चूज किए, 2, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी कि आपने निकालनी थी कि वो ब्रांड मैच कर जाए, तो उसको एस या कोई भी आप नेम दे सकते हो, एम भी दे सकते हो नेम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगी, 2/3, के उससे जो 2 पेंट खरीदे हैं वो मैच कर जाएंगे, तो 2/3 की प्रोबेबिलिटी हो गई। देन बी पार्ट था
आपके पास कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों ही फेल हो जाते हैं, हस्बैंड और जो वुमेन है वो दोनों ही फेल हो जाते हैं। यानी सबसे पहले तो आपने एंड यानी मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना है, पहली बात। दूसरा, उनके फेल होने का यूज करना है, यानी यहाँ पर एस बार और एच बार यूज होगा, जो बेसिक आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। आपने निकालनी किसकी है? एस बार और एच बार के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन आपको गिवन किसकी है? दोनों के मैच की प्रोबेबिलिटी गिवन है। चूंकि अब आप लोगों को पता है ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, यानी जो वुमेन ने ब्रांड को परचेज किया तो वो इंडिपेंडेंटली परचेज किया हस्बैंड से, यानी हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी वुमेन की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करी। वुमेन अपने तौर पे बाजार गई और वो खरीद कर ले आई, हस्बैंड अपने तौर पे बाजार गया और वो खरीद कर ले आया। सो इन दोनों के की प्रोबेबिलिटीज आपस में इफेक्ट नहीं करी, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो क्या 2/3 क्रॉस 2/3, यानी दोनों ने 3 ब्रांड में से 2 ब्रांड चूज किए थे, परचेज किए थे, तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 हो गई। सो इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं फेल होने की? कि जो आपके पास मैच की प्रोबेबिलिटी है उसमें से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, समझ आ गया आप लोगों को? मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है? No, ma'am. नेक्स्ट वन है जी 4.29 क्वेश्चन। 4.29 क्वेश्चन क्या है? द कॉलेज बास्केटबॉल टीम एट वेस्ट टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटीज हैज 10 प्लेयर्स, जिसमें से 5 सीनियर्स थे, 2 जूनियर्स थे और 3 सोफोमोर्स थे। 2 प्लेयर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, जिसमें से 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना था टू सर्व एज कैप्टन्स फॉर द नेक्स्ट गेम। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने 2 जी रेहान कुरैशी, आपने क्या क्वेश्चन करना है? जी मैम, ये हमने ये स्लाइड हमें कर दी सेंड एलएमएस पे। जी जी मैंने कर दी हुई है सेंड, आपको वैसे भी सेंड कर दी थी सीआर को। मैम ग्रुप में भेज दी है। जी, द कॉलेज बास्केटबॉल टीम एट वेस्ट टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटीज है 10 प्लेयर्स, 10 प्लेयर्स है जिसमें से, अच्छा माइक ऑफ कर दिया करें जैसे आपकी बात कंप्लीट हो। 5 आर सीनियर्स। शेर मोहम्मद, अपना माइक ऑफ करो। ओके जी। 5 सीनियर्स हैं, 2 जूनियर्स हैं, 3 सोफोमोर्स हैं, टोटल 10 प्लेयर्स हैं। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? दैट 2 प्लेयर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड टू सर्व एज कैप्टन फॉर द नेक्स्ट गेम, यानी 2 प्लेयर्स हमने सिलेक्ट करने हैं। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब हमने डिटरमिन क्या करना है? दैट बोथ प्लेयर्स सिलेक्टेड आर सीनियर, जो दोनों ही सिलेक्ट किए वो सीनियर्स हैं। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे कौन बताएगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मैम कौन सा रूल यूज हो रहा है प्रोबेबिलिटी का? मैम 2/5 आएगा आंसर। 2/5? हमने जूनियर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या सीनियर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी सीनियर्स में से ना मैम, सीनियर्स 5 है तो 5 में से हम 2 को निकालेंगे कैप्टन। है? 2 को क्यों निकालेंगे? तो द बोथ प्लेयर्स सिलेक्टेड आर सीनियर्स होंगे ना मैम, सीनियर्स 5 है, 5 में से हम 2 निकालेंगे। फिर सोच लें, करीब करीब है आंसर की तरफ। 2/3 होगा मैम। 2/3 जूनियर्स और सोफोमोर्स की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दिया, बट व्हाई? नहीं मैम, एक मिनट, वही कह रही हूँ ना, पहले सोच लें। ओके जी, जल्दी करें, यहाँ पर टाइम एंड होने वाला है। सोल्यूशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मुझे इसका आंसर आप लोगों ने देना है। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज होगा? आपका एडिशन रूल यूज कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर रहे हो या कंडीशन रूल यूज करोगे? माय क्वेश्चन इज दिस। कंडीशन, कंडीशन नहीं, कंडीशन कौन सी यहाँ पर लगी है? यहाँ पे ये लगे ना कि जो 2 प्लेयर सिलेक्ट करोगे वो सीनियर्स ही होंगे।
तो हमने कोई ऐसी पोस्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि वो सीनियर्स ही होंगे, हमने तो ये निकालना है। ये देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये तो हमने निकालना है। देन फिर तो 2/10 हो सकता है या 2/8। नो, जी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती? कौन सा रूल यूज होगा? मल्टीप्लिकेशन ओके, कैसे यूज होगा शराज? हम पहले पहले करेंगे सीनियर्स की मैम, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 5/10 करेंगे मैम, फिर 2/5 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अभी भी आपका आंसर हाफ है, हाफ इनकरेक्ट है। चलें जी, आप लोगों की जो इस क्रियोसिटी को खत्म किया जाए और इसका सोल्यूशन आपको दिखाया जाए। चलें जी, आप लोगों के पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि सीनियर्स 5 हैं, जूनियर्स 2 हैं और सोफोमोर्स 3 हैं, यानी इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास 10 प्लेयर्स है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, आप लोग 10 कर लेना, एडिट कर लेना इसको, ठीक है। टोटल 10 प्लेयर्स हैं, ये गिवन आपको इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने इसको डाटा में लिख दिया कि डाटा आपके पास क्या गिवन है। टोटल 10 प्लेयर्स हैं जिसमें से 3 सेक्शंस हैं सीनियर, जूनियर और सोफोमोर्स के, ठीक है। अब आप लोगों ने इनमें से 2 प्लेयर्स को इकट्ठे सिलेक्ट करना, यानी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। याद रखें क्या था, 2 प्लेयर्स सिलेक्टेड आर सीनियर, यानी दोनों इकट्ठे सिलेक्ट होने हैं, तो दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ओके, तो मैंने क्या किया, सो S1 इज द इवेंट दैट फर्स्ट सिलेक्टेड प्लेयर इज द सीनियर, जो पहला प्लेयर सिलेक्ट किया जाएगा वो सीनियर होगा, तो उसको मैंने S1 इवेंट का नेम दे दिया। सेकेंड इवेंट का मैंने कहा कि S2 इज द इवेंट दैट सेकेंड सिलेक्टेड प्लेयर इज द सीनियर, सेकेंड सिलेक्टेड प्लेयर भी सीनियर होना चाहिए, तो उसको S2 का नेम दे दिया। अब चूंकि आप लोगों ने एक प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, देन दूसरे प्लेयर को सिलेक्ट करना है, ऐसा ही है। तो फर्स्ट प्लेयर को जब सिलेक्ट कर लोगे, सेकंड प्लेयर सिलेक्ट करने जाओगे, तो सेकंड प्लेयर की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर जाएगी फर्स्ट प्लेयर से, क्योंकि एक प्लेयर अगर सिलेक्ट हो जाएगा तो आपकी सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाएगी। अगर 5 सीनियर्स में से आपके पास 5 सीनियर्स है ना, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली 5/10, तो एक प्लेयर आपका सिलेक्ट हो गया सीनियर्स में से, ठीक है। एक प्लेयर अगर सिलेक्ट हो गया तो आपकी सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गई, यानी अब ये तो नहीं हो सकता कि जिसको सिलेक्ट कर लिया उसको वापस टीम में भेज दो फिर दोबारा सिलेक्ट करो, रैंडमली चूंकि सिलेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने एक प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया, उसको बाहर निकाल दिया, तो आपके पास रह गए 4 सीनियर्स। अब आपने दूसरा बी सीनियर ही सिलेक्ट करना था, तो आपने क्या किया, 4/9 से डिवाइड कर दिया। ये आपके पास बेसिक प्रोबेबिलिटी आ गई, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सिलेक्टेड प्लेयर्स आर सीनियर्स। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझना होता है स्टेटमेंट को, तो आप इजीली सॉल्यूशन निकाल लेते हो। एनी क्वेश्चन? और ये याद रखें, यहाँ पर जो मैंने रूल यूज किया है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये बेसिकली कौन सा रूल है आपके पास, डिपेंडेंट इवेंट्स का रूल है। जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग दोनों का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाली, तो वो डिपेंडेंट इवेंट से निकाली, यानी S2 डिपेंड कर रहा था S1 पे, ठीक है। कैसे डिपेंड कर रहा था, पहले हमने S1 को सिलेक्ट कर लिया, फिर जब हम S2 सिलेक्ट करने गए, उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर गई S1 से, क्योंकि जो हमने प्लेयर सिलेक्ट किया है उसको दोबारा हम लोग सैंपल स्पेस में रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको निकाल लेंगे बाहर और उसके बाद सेकंड प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो इस वजह से सेकंड प्लेयर की प्रोबेबिलिटी जो इफेक्ट करेगी फर्स्ट प्लेयर से, सो इट इज अ डिपेंडेंट इवेंट्स। सो डिपेंडेंट इवेंट्स की आपका मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 देन सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करती है गिवन की कंडीशन के साथ S1। मैम तो फिर इसको 3/8 होना चाहिए ना। देखिए 5 में से हमने एक को निकाला तो 4 रह गया, और जी वही टोटल को भी इफेक्ट करेगी ना। हमने 10 में से 5 सीनियर्स हैं, तो हम 5 में से भी एक माइनस करेंगे तो वो टोटल को भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे 4/9 तो बिल्कुल। चलेगा। एक ये 4/9 तो हो गया ना मैम, एक प्लेयर हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर दूसरा भी हम करेंगे तो यहाँ पे 4 से -3 और 9 से -1 हुआ, तो 3 और 8 नहीं होगा, 3/8। हम लोगों ने 3 प्लेयर नहीं सिलेक्ट करने, हमें 2 प्लेयर सिलेक्ट करने, 2 ठीक है। कर रहे हैं ना मैम, दो 5 में से 2 माइनस करे तो हमारे पास 3 रहता है पीछे, तो वही टोटल को भी इफेक्ट करेगी। तो वो 3 पीछे रह गया ना, क्योंकि हमने 2 सिलेक्ट कर लिए, पहले 5 में से एक सिलेक्ट किया, ठीक है, 5/10 हो गया।
देन 4 में से एक सेलेक्ट किया, 4/9 हो गया। अब जब थर्ड प्लेयर अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, थर्ड इवेंट पीरियड के साथ में ज्वाइंट होता, तो यहाँ पर हो जाती 3/8 प्रोबेबिलिटी। गॉट इट? कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। समझ लें आप, पहले सीनियर्स में से हमने सिलेक्ट करना। फर्स्ट प्लेयर जब प्लेयर सिलेक्ट करोगे तो आपको पता है कि 5 आपके पास सीनियर्स हैं, तो 5 में से सिलेक्ट होगा ना कोई एक सीनियर, तो 5/10 प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर उसके बाद सेकंड प्लेयर सिलेक्ट करना, वो भी सीनियर्स में से होगा, तो कि अब आपके सीनियर्स में से 5 में से एक सिलेक्ट हो चुका हुआ है, तो बाकी कितने बच के 4, तो 4 में से अब आपने सिलेक्शन करनी है, और टोटल में 10 में से 9 रह चुके हैं, तो सेकंड सिलेक्शन 4/9 हो जाएगी। वेरी सिंपल। ओके मैम, गॉट इट। शेर मोहम्मद जी, नो क्वेश्चन? चलें जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर हम आपकी मीटिंग एंड करते हैं। जो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, वो ज़रा देख लें। आप तीनों रूल कर चुके हो। ये 4.30 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। बाइवेरिएट टेबल गिवन है, आप एग्जांपल से भी इसको देख सकते हो कैसे सॉल्व करना है। वेरी इजी क्वेश्चन 4.30, इसका भी सोल्यूशन वैसे स्लाइड्स में गिवन है, डोंट वरी। ओके, 4.31 क्वेश्चन भी आपने करना है। इसमें 3 किस्म की आपकी जो है रूल यूज हो रहे हैं, एक कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन। यस, तो आपने यहाँ पर भी जो है कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हुए 4.31 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये अब आप लोगों के पास क्लू है, क्लू बताते जा रही है क्वेश्चन के, आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। 4.32 क्वेश्चन देखो, पढ़ लो इस क्वेश्चन को। कंपनी विल बी इन बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, ए पार्ट। एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये एडिशन रूल हो गया। सी विल लूज बोथ, ये भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट और मल्टीप्लिकेशन दो रूल्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है। देन आ जाएं जी 4.33 क्वेश्चन। की पॉइंट आप नोट कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रही कौन सा क्वेश्चन किस रूल से सॉल्व होना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए पार्ट, बी पार्ट is the probability of a defective test drive being received by the, तो ये आपके पास है थोड़ा सा सोचने वाला, क्योंकि स्टेटमेंट ही नीचे मैंने पढ़ी बी पार्ट की, तो इसका नहीं अभी मैं कंप्लीटली आपको बता सकती। सी पार्ट, ओके जी, सी पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट तीनों ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। 4.34 क्वेश्चन, ये भी आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ओके, बस आप लोगों ने 4.34 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करना है, 3.1 से 3.4 तक। ओके, कर लेंगे आप लोग? आप लोग रीड कर लें क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं मीटिंग एंड कर दूंगी। आप लोगों के ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप लोगों का जो है वो बनना है। आपका जो प्रोजेक्ट है, मैंने क्वेश्चन असाइन करने हैं, सो इसको अच्छी तरह से आप लोग किया करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें, देन असाइनमेंट के बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं आपको करने दूंगी। सो मेरे ख्याल से अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो आपकी आज की क्लास को एंड करते हैं। यार आप इनकी अटेंडेंस ले लें, काफ़ी कम लोग जो हैं क्लास को अटेंड कर रहे हैं, सो इन लोगों ने शॉर्ट अटेंडेंस हो जाना है। मैं अब क्या कह सकती हूँ, मर्जी इनकी। ओके जी, मैम इसकी असाइनमेंट कब आएगी? देखती हूँ 1 से 2 दिन तक आप लोगों को मैं असाइन कर देती हूँ, हर एक को अलग क्वेश्चन असाइन करूँगी। ओके जी, चलें जी, अपना ख्याल रखें, और इबादत में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, फिर स्टडी में टाइम स्पेंड करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर।